नमस्कार बच्चों, मैं सुनीता झा आप सबकी ऑनलाइन हिंदी शिक्षिका एक बार फिर से आप सबके समक्ष हाजिर हूँ। और आज मैं आप लोगों के लिए सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10वीं के स्पर्श पाठ्य पुस्तक की एक कहानी लेकर आई हूँ। और इस कहानी का नाम है तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र। अब शैलेंद्र जो थे वो एक गीतकार थे और गीतकार जो शैलेंद्र ने एकमात्र फिल्म बनाई और उस फिल्म का नाम है तीसरी कसम। अगर आपने कभी एक पुराने गाने को सुना होगा, सजनवा वैरी हो गए हमार, तो ये उसी फिल्म का गाना है जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ था। उस फिल्म उस समय उतनी ज़्यादा चली तो नहीं, लेकिन फिल्म जगत में उसने एक अमिट छाप छोड़ी थी। लेकिन फिर भी उस कहानी को ख़रीदार नहीं मिला, उस फिल्म को ख़रीदार नहीं मिला, और जिसकी वजह से उस फिल्म ने उतना अच्छा बिजनेस नहीं किया जितना कि उसे करना चाहिए था। इस फिल्म में राज कपूर और वहीदा रहमान नाम के बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध अभिनेता और अभिनेत्री थे, लेकिन फिर भी ख़रीदार कोई नहीं मिल रहा था। बिज़नेस इस फिल्म में बहुत ज़्यादा नहीं किया था। लेकिन उसके जो निर्माता थे यानी शैलेंद्र, उन्होंने तब भी कहा था, ये जानते हुए भी, हालांकि चूँकि राज कपूर जो थे वो खुद ही एक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दोनों थे, तो उनको आइडिया था। उनको शोमैन के रूप में जाना जाता था। राज कपूर को अभी भी जाना जाता है, फिल्म इंडस्ट्री के शोमैन के रूप में इनको जानते हैं, इनको ये टाइटल मिला है। लेकिन इन्होंने इसीलिए उनको समझाया भी था शैलेंद्र को कि आप ये फिल्म मत बनाइए, क्योंकि ये फिल्म बहुत ज़्यादा बिजनेस नहीं करेगा, आप नुकसान में आ जाएंगे। लेकिन शैलेंद्र ने कहा नहीं, मुझे ये फिल्म बनानी है और मैं बनाऊंगा। ये फिल्म बनी थी फणीश्वर नाथ रेणु की एक उपन्यास पर, जिसका कि नाम था मारे गए गुलफाम। उसको तीसरी कसम नाम से फिल्म बनाया गया था। चलिए अब शुरू करते हैं इस कहानी को। जितना मुझे पता था मैंने आपको पहले बता दिया है। अब देखते हैं इस कहानी को लिखने वाले जो हैं वो हैं प्रहलाद अग्रवाल। उनके परिचय के रूप में यहाँ पर दिया हुआ है। उनको बहुत ज़्यादा शौक था फिल्मों के बारे में जानने का और लिखने का, तो उन्होंने बहुत कुछ लिखा भी था। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। और उसके बाद जब ये फिल्म पर उन्होंने लिखा था तो वो लेखनी इतनी अमर हो गई कि आप देख रहे हैं कि आपके पाठ में पढ़ने के लिए वो मिल गया है फिल्मों के विषय में। बताइए कितनी अच्छी से लिखी होगी उन्होंने। अब यहाँ पाठ प्रवेश में बताया गया है कि हर शुक्रवार को आप देखते ही होंगे कि कोई ना कोई फिल्म रिलीज़ होती है। उसमें से कुछ फिल्में जो होती हैं वो सफल होती हैं, कुछ असफल, कुछ हमेशा याद रह जाने योग्य होती हैं, और कुछ तो सिनेमा घर से निकलते ही लोग भूल जाते हैं। तो ये कई तरह की फिल्में होती हैं अपनी सफलता के अंदाज में। लेकिन अगर कोई फिल्म किसी साहित्यिक कृति यानी किसी उपन्यास या किसी कहानी पर बन रही हो जो कि साहित्यिक हो और पूरी ईमानदारी और लगन से बनाई जाती है, तो फिल्म जो है सिर्फ यादगार ही नहीं बन जाती, बल्कि लोगों का मनोरंजन करने के साथ साथ उन्हें कोई बेहतर संदेश भी देने में कामयाब रहती है। अब यहाँ पर बताया गया है इसके बाद इस फिल्म के बारे में। एक गीतकार के रूप में कई दशकों तक फिल्म क्षेत्र से जुड़े रहे कवि और गीतकार ने जब फणीश्वर नाथ रेणु की अमर कीर्ति तीसरी कसम उस मारे गए गुलफाम को सीने पर्दे पर उतारा तो वो मील का पत्थर सिद्ध हुआ। यहाँ पर वो गीतकार कौन है? शैलेंद्र गीतकार के रूप में कई दशक तक, यानी कि दशक का मतलब होता है 10 सालों का एक समय, तो कई दशकों तक वो फिल्म से जुड़े हुए तो थे, लेकिन गीतकार के रूप में। फिर बाद में उन्होंने फणीश्वर नाथ रेणु की मारे गए गुलफाम को तीसरी कसम के रूप में जब फिल्म में उतारा, सीने पर्दे पर उतारा, तो वो मील का पत्थर सिद्ध हुई। मील का पत्थर मतलब एक यादगार, एक ठोस जगह बना पाने को तैयार हुई। मील का पत्थर आपने देखा होगा रास्तों पर जो लगा रहता है और लिखा होता है कि यहाँ कोई जगह है कि यहाँ से 1 किलोमीटर या 0 किलोमीटर, तो उसको कहते हैं मील का पत्थर। तो उसी तरह से ये फिल्म भी जो थी ना, एक स्थान अपना बनाने में, गाड़ने में वहाँ सफल हुई थी। आज भी उसकी गणना हिंदी की कुछ अमर फिल्मों में की जाती है। उसकी किसकी? तीसरी कसम फिल्म की। इस फिल्म में न केवल अपने गीत संगीत कहानी की बदौलत शोहरत पाई, बल्कि इसमें अपने ज़माने के सबसे बड़े शोमैन राज कपूर ने अपने फिल्मी जीवन की सबसे बेहतरीन एक्टिंग करके सबको चमत्कृत कर दिया था। फिल्म तो बहुत सुंदर ही थी, लेकिन राज कपूर की एक्टिंग जो थी वो बहुत कमाल की थी। लोग उससे चमत्कृत हो गए थे, मतलब आश्चर्यचकित हो गए थे। फिल्म की हीरोइन वहीदा रहमान थी, जिन्होंने भी ऐसा अभिनय किया था
जैसी उनसे कोई उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि एक वरिष्ठ अभिनेत्री थी वो, बहुत अच्छी अभिनेत्री थी। और इस जैसे यादगार फिल्म को, यादगार उपन्यास को जब फिल्म पर बनाया गया था तो उम्मीद लोग कर रहे थे कि वो बहुत खूबसूरती से अभिनय की जाए, तो उन्होंने किया था। इस मायने में एक यादगार फिल्म होने के बावजूद तीसरी कसम को आज इसलिए भी याद किया जाता है क्योंकि इस फिल्म के निर्माण ने यह भी उजागर कर दिया कि हिंदी फिल्म जगत में एक सार्थक और उद्देश्यपरक फिल्म बनाना कितना कठिन और जोखिम का काम है। ये इसलिए कहा गया है कि फिल्म जब यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसमें ये भी पता चल रहा है कि आज फिल्म जगत जो है वो सिर्फ दिखावे की जगह रह गई है, जिसमें जितना ज़्यादा तामझाम हो लोग उतना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अगर उस फिल्म जगत में कोई सार्थक और उद्देश्य से भरा हुआ कहानी बनाता है तो वो कितना जोखिम उठाता है, यानी कि उसका फ्लॉप होना या उस फिल्म का ना चलना, उस फिल्म के में लगाए हुए पैसों का डूब जाना, ये सब जोखिम बना रहता है। यहाँ तक कि हो सकता है करियर ख़राब हो जाए। तो ये जोखिम बने रहते हैं जब कोई सार्थक फिल्म बनाने आता है। तो फिर वही मसाला फिल्में बनती हैं तो लोग हाथों हाथ उठाते हैं, पसंद करते हैं, और दूसरा उसमें खर्च भी कम लगता है तो लोगों के लिए नुकसान भी नहीं होता। इसीलिए ज़्यादातर फिल्म इंडस्ट्री में इस तरह की फिल्में बनती हैं। चलिए अब हम लोग इस समीक्षा को शुरू करते हैं, इस फिल्म की समीक्षा को। संगम की अद्भुत सफलता ने राज कपूर में गहन आत्मविश्वास भर दिया था और उसने एक साथ 4 फिल्मों के निर्माण की घोषणा की। मेरा नाम जोकर, अजंता, मैं और मेरा दोस्त और सत्यम शिवम सुंदरम। संगम एक फिल्म थी राज कपूर की जो कि बहुत ज़्यादा सफल रही थी। आपने सुना होगा एक गाना, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं, या फिर मैं क्या करूँ ना, मुझे बुढ़ा मिल गया। ये सारी फिल्में इसी से ली गई थी। तो ये फिल्म जो थी बहुत ज़्यादा सफल हुई थी और राज कपूर के अंदर बहुत गहरा आत्मविश्वास भर गया था। उन्हें यकीन हो गया था कि उनकी फिल्में बहुत अच्छा करेंगी। तो इसलिए उन्होंने एक साथ 4 फिल्मों की घोषणा कर दी कि 4 फिल्में बनाऊंगा, और उन फिल्मों का नाम था, ये देखिए, मेरा नाम जोकर, अजंता, मैं और मेरा दोस्त, सत्यम शिवम सुंदरम, जिसमें कि सत्यम शिवम सुंदरम जो है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। आपने गाने भी सुने होंगे, अभी भी सुनते होंगे। उसके बाद मेरा नाम जोकर जो था उस समय बहुत ज़्यादा चला नहीं था, लेकिन फिल्मों में उसकी एक खास जगह आज भी है। बाद में लोगों ने उसे बहुत पसंद किया था। पर जब 1965 में राज कपूर ने मेरा नाम जोकर का निर्माण आरंभ किया तब संभवतः उसने भी यह कल्पना नहीं की होगी कि इस फिल्म का एक ही भाग बनने में 6 वर्षों का समय लग जाएगा। कोई ना कोई ऐसी बाधाएं आती रहीं कि मेरा नाम जोकर जो फिल्म है वो धीरे धीरे बनते बनते सिर्फ पहला पार्ट बनने में 6 साल का समय लग गया। और यही इसी वजह से, बहुत लंबा समय लगने की वजह से, कुछ परेशानियों की वजह से ही इस फिल्म का ये दशा हुआ था। इन 6 वर्षों के अंतराल में राज कपूर द्वारा अभिनीत कई फिल्में प्रदर्शित हुई, जिसमें अभिनय किया था राज कपूर ने। ऐसी कई फिल्में उन 6 वर्षों में प्रदर्शित हो गई, लेकिन मेरा नाम जोकर अभी तक नहीं प्रदर्शित हुआ था, जिसमें सन 1966 में प्रदर्शित कवि शैलेंद्र की तीसरी कसम भी शामिल है। और उसी 6 वर्ष के अंदर में ही, जबकि मेरा नाम जोकर बन रहा था, 1966 में, ध्यान रखिएगा इस समय को, शैलेंद्र की तीसरी कसम फिल्म बनी थी, प्रदर्शित भी हुई थी। शैलेंद्र एक कवि थे, गीतकार थे, याद रखेंगे। यह वह फिल्म है जिसमें राज कपूर ने अपने जीवन की सर्वोत्कृष्ट भूमिका अदा की। तीसरी कसम वो फिल्म है जिसमें राज कपूर ने अपने जीवन की सबसे उत्कृष्ट भूमिका अदा की थी, अभिनय की थी। यही नहीं, तीसरी कसम वह फिल्म है जिसने हिंदी साहित्य की एक अत्यंत मार्मिक कृति को सेल्यूलाइड पर पूरी सार्थकता से उतारा था। हिंदी साहित्य में एक उपन्यास जो था मारे गए गुलफाम, जो कि एकदम मार्मिक कहानी है। उसमें मार्मिक अर्थात मर्म को छूने वाला, हृदय को छूने वाली एक कहानी है वो। तो उस कृति को, उस कहानी को सेल्यूलाइड पे बहुत सुंदरता से, सेल्यूलाइड मतलब फिल्मी पर्दे पर बहुत सुंदरता से, एकदम सार्थकता से उतारा था तीसरी कसम फिल्म ने। एक कहानी को, एक उपन्यास को इतनी सुंदरता से फिल्मों में दिखाना बहुत मुश्किल काम होता है, बिना बहुत कुछ जोड़े घटाए। तीसरी कसम फिल्म नहीं, सेल्यूलाइड पर लिखी कविता थी, ऐसा माना जाता है। कहते हैं कि तीसरी कसम
फिल्म के रूप में नहीं उसे याद किया जाता है। वो उसको देखकर ऐसा लगता है जैसे वो एक फिल्म नहीं बल्कि सेल्यूलाइड यानी सिनेमा के पर्दे पर लिखी हुई कोई बहुत सुंदर कविता थी। अब ऐसा जो है ना, ये क्यों कहा गया है, इसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। ऐसा इसलिए कहा गया है, ये फिल्म नहीं बल्कि कविता है। कहने का मतलब है ये फिल्म इतना भावपूर्ण है, जैसे कविताएं होती हैं भाव से भरी हुई, सौंदर्य से भरी हुई, मिठास से भरी हुई, तो उसी प्रकार ये कहानी भी जो है, तीसरी कसम फिल्म भी जो है, इतनी भावपूर्ण है, इतनी सुंदरता से दिखाई गई है कि लगता है जैसे कोई कवि अपनी कविता सुना रहा है, भावनाओं के साथ, भावुकता के साथ, इमोशन के साथ। ठीक है। तीसरी कसम शैलेंद्र के जीवन की पहली और अंतिम फिल्म थी। शैलेंद्र ने एकमात्र फिल्म बनाई जिसका नाम था तीसरी कसम, उसके बाद उन्होंने कोई फिल्म नहीं बनाई। तीसरी कसम को राष्ट्रपति स्वर्ण पदक मिला। बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा सर्वश्रेष्ठ फिल्म और कई अन्य पुरस्कारों द्वारा सम्मानित किया गया। इनको याद रखिएगा, पूछा जाता है और प्रश्न में भी है। मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में भी यह फिल्म पुरस्कृत हुई थी। इसकी कलात्मकता की लंबी चौड़ी तारीफें हुई थी। कहाँ पर तारीफें हुई थी? मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में। इसमें शैलेंद्र की संवेदनशीलता पूरी शिद्दत के साथ मौजूद है। संवेदनशीलता मतलब उनकी इमोशंस, उनकी संवेदनाएं जो हैं, उनके जो फीलिंग्स जो हैं, वो बहुत सुंदरता से, बहुत शिद्दत से, बहुत गहराई से इस फिल्म में दिखाई गई है। किसकी? शैलेंद्र की। उन्होंने ऐसी फिल्म बनाई थी जिसे सच्चा कवि हृदय ही बना सकता था। यही बात है, ये संवेदनशीलता, ये भावनाएं कविताओं में होती हैं, जिस वजह से इस फिल्म को कविता माना गया है। और इस तरह की सुंदर फिल्में, ऐसी संवेदनशील फिल्में, भावुकता से भरी हुई फिल्में सिर्फ एक सच्चा कवि हृदय ही बना सकता है। ऐसा पूछा जाएगा प्रश्न कि ऐसा क्यों कहा गया है कि कवि हृदय ही बना सकता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कि एक कवि हृदय बहुत संवेदनशील होता है, भावना से भरा हुआ होता है। वो छोटी छोटी बातों को समझते हैं और सुंदरता से दिखाते हैं, वो बारीकियों को ध्यान में रखते हैं। इसलिए कहा गया है कि ये फिल्म, ऐसी फिल्म जो है वो सिर्फ एक सच्चा कवि हृदय बना सकता है, क्योंकि इस फिल्म में भी बहुत सारी संवेदनाएं, भावनाएं और बारीकियां दिखाई गई हैं। बच्चों, मैं बीच बीच में ये चीज़ आपको समझाती जाऊंगी कि ऐसा क्यों कहा गया है। इसको स्पष्ट कीजिए, इसको समझाइए या फिर भावार्थ बताइए, वो मैं आपको बीच बीच में बताते जाऊंगी। प्रश्नों के थोड़े थोड़े उत्तर भी मैं आपको बताते जाऊंगी, इसलिए पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, आधी अधूरी मत देखिएगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो छोटी छोटी चीज़ों में दिया हुआ है, जिसको समझना आवश्यक है। मैंने इतनी कहानियों में से इसे चुना है सिर्फ इसलिए क्योंकि इसे बच्चे समझ नहीं पाते। मैंने जितने बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाया, उनमें भी यही चीज़ दिक्कत थी कि इस कहानी को पढ़ने के बाद भी समझ नहीं पा रहे थे, जबकि कहानियाँ समझ में आ जाती है। चूँकि ये कहानी नहीं है, ये समीक्षा है एक फिल्म की, तो ये समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए। इसलिए हर एक लाइन पर ध्यान दीजिएगा। हालांकि मैंने आंसर पहले वीडियो बना दिया है आंसर्स का, जब आपके एग्ज़ाम हो रहे थे, आपसे सीनियर बच्चों के जो आपसे पहले पढ़ चुके हैं उनके एग्ज़ाम जब हो रहे थे, तो मैंने इसकी जो है प्रश्नोत्तर तैयार कर दिए थे, लेकिन कहानी मैंने नहीं एक्सप्लेन किया था और मुझे लगा कि इसकी ज़रूरत है, तो मैं भी आपके लिए कहानी बना रही हूँ। इसीलिए इसको आप टाइम पास मत कीजिएगा, इसको भगा करके मत देखिएगा, आराम आराम से पूरी कहानी को समझिएगा। ठीक है। अब ये भी जैसे है कि बहुत मुश्किल है पैराग्राफ सब, तो थोड़ा समझिए। शैलेंद्र ने राज कपूर की भावनाओं को शब्द दिए हैं। राज कपूर ने अपने अनन्य सहयोगी की फिल्म में उतनी ही तन्मयता के साथ काम किया, किसी पारिश्रमिक की अपेक्षा किए बगैर। राज कपूर और शैलेंद्र जो थे, उन लोगों ने मिलकर कई फिल्मों में काम किया है। राज कपूर, जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया कि निर्माता, निर्देशक, अभिनेता, सारे सब कुछ रहे थे, तो उनकी कई फिल्मों में शैलेंद्र ने गीत दिए हैं, कवि के रूप में वो गीतकार रहे हैं। दोनों में बहुत अच्छा संबंध रहा है। तो जैसे राज कपूर की इमोशंस को
शैलेंद्र ने इस फिल्म में बहुत सुंदरता से बताया, उनकी भावनाओं को बहुत सुंदरता से इस फिल्म में दिखाया है शैलेंद्र ने। उसी प्रकार राज कपूर ने भी अपने अनन्य सहयोगी यानी बहुत करीबी सहयोगी, बहुत अच्छे सहयोगी और मित्र जो थे शैलेंद्र, उनकी फिल्म में बहुत ज़्यादा तन्मयता से, बहुत ध्यान से, बड़ी गहराई से, बहुत कर्मठता से काम किया था, बिना किसी पारिश्रमिक के अपेक्षा किए। पारिश्रमिक यानी पैसे लेने के, परिश्रम करने के बदले में जो पैसा मिलता है फिल्म में, जो उनको मिलना चाहिए था, उसकी अपेक्षा किए बगैर राज कपूर ने शैलेंद्र के फिल्म में काम किया था। उन्हें कोई पैसे नहीं चाहिए थे। दोनों का बॉन्डिंग इतना अच्छा था कि शैलेंद्र ने राज कपूर की भावनाओं को फिल्म में दिखाया और राज कपूर ने अपने सहयोगी की मदद के लिए उतने ही ध्यान से, उतने ही कर्मठता से उस फिल्म में काम भी किया। शैलेंद्र ने लिखा था कि वे राज कपूर के पास तीसरी कसम की कहानी सुनाने पहुंचे तो कहानी सुनकर उन्होंने बड़े उत्साहपूर्वक काम करना स्वीकार कर लिया। शैलेंद्र के अपने शब्दों में ये लिखा गया था कि जब वो राज कपूर को कहानी सुनाने गए थे फिल्म की, तो राज कपूर उस कहानी को सुनकर बहुत खुश हुए थे और एकदम उत्साह के साथ उस फिल्म को करना स्वीकार कर लिया था, पर तुरंत गंभीरतापूर्वक बोले, मेरा पारिश्रमिक एडवांस देना होगा, मतलब मेरे परिश्रम का जो पैसा है एडवांस में तुम्हें पैसे देने होंगे। शैलेंद्र को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि राज कपूर जिंदगी भर की दोस्ती का ऐसा बदला लेंगे। अब जब ये लाइन बोलते हैं कि मेरा पारिश्रमिक, मेरे पैसे जो है तुम्हें एडवांस में देना होगा, तो पैसे तो लोग देते ही लेते हैं, शैलेंद्र ने भी देने की सोची होगी, लेकिन ऐसी उम्मीद उनको नहीं थी कि राज कपूर इस तरह से उनसे बोलेंगे कि मैं तुम्हारा काम तभी करूँगा जब एडवांस में तुम मुझे पैसे दोगे। तो ऐसी उम्मीद उनको नहीं थी, क्योंकि ज़िंदगी भर उन लोगों ने दोस्ती निभाई थी और उनको नहीं लगा था कि इस तरह का व्यवहार वो इस दोस्ती में करेंगे। शैलेंद्र का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर राज कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा, और उस बात को सोचकर शैलेंद्र बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे, मुरझा गया था उनका चेहरा। फिर उनका चेहरा जब मुरझाया हुआ राज कपूर ने देखा तो हंसते हुए, मुस्कुराते हुए कहते हैं, निकालो 1 रुपया मेरा पारिश्रमिक, पूरा एडवांस। और फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए जब कहा कि मेरा 1 रुपया है पारिश्रमिक इस पूरे फिल्म के लिए, तुम मुझे पूरा एडवांस अभी दो, यानी उन्होंने इस पूरी फिल्म के लिए सिर्फ 1 रुपया लिया था पारिश्रमिक के तौर पर, मेहनताने के रूप में। शैलेंद्र राज कपूर की इस याराना मस्ती से परिचित तो थे, लेकिन एक निर्माता के रूप में बड़े व्यावसायिक सूझबूझ वाले भी चक्कर खा जाते हैं। शैलेंद्र को ये तो पता था कि राज कपूर जो है वो हंसी मजाक करते रहते, मस्तियाँ करते रहते हैं, बल्कि दोस्ती निभाना भी खूब अच्छे से जानते हैं, लेकिन जिस तरह का व्यवहार उन्होंने किया था, जिस तरह से उन्होंने व्यवहार किया था, वो एक निर्माता के लिए भी चकरा देने वाली बात थी। इस तरह से बात करना, और अचानक जब बिजनेस की बात हो रही है, सीरियस बात हो रही है उसमें, फिर शैलेंद्र तो फिल्म निर्माता बनने के लिए सर्वथा अयोग्य थे। तो जो फिल्म निर्माता जो कि बिजनेस को खूब अच्छे से जानता है, वो भी इन बातों को सुनकर चकरा जाने वाला था। लेकिन शैलेंद्र जो थे वो तो कवि आदमी थे, उनको तो फिल्म बनाने और उसको प्रदर्शित करने का कोई आइडिया ही नहीं था, बिजनेस के बारे में कुछ जानते ही नहीं थे, कवि व्यक्ति थे। तो उनके लिए ये आश्चर्यचकित होना, घबरा जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। जैसा मजाक राज कपूर ने किया था, उससे बड़े बड़े निर्माता जो थे वो भी घबरा जाते, लेकिन शैलेंद्र तो एक कवि थे, तो उनका घबराना कौन सा मुश्किल काम था, तो वो भी घबरा गए थे। राज कपूर ने एक अच्छे और सच्चे मित्र की हैसियत से शैलेंद्र को फिल्म की असफलता के खतरों से आगाह भी किया, और जब उन्होंने कहानी सुनाई और समझ गए कि उनके मित्र कितने इमोशनल हैं, तो जब कहानी बनेगी तो किस तरह की कहानी बनेगी, ये सोचकर राज कपूर एक अच्छे दोस्त की तरह अपने दोस्त को यानी शैलेंद्र को ये समझा रहे थे कि ये फिल्म जो है असफल हो सकता है, इसको खरीदार हो सकता है कि ना मिले, क्योंकि इतने भाव प्रधान फिल्मों को खरीदार बहुत कम मिलते हैं, जिसमें कि बहुत ज़्यादा चमक ना हो, बहुत ज़्यादा शो ऑफ ना हो, ऐसी फिल्में कम बिकती हैं। तो हो सकता है ये फिल्म तुम्हारी ज़्यादा ना चले। चूँकि राज कपूर स्वयं एक निर्देशक थे, निर्माता थे, तो उनको अच्छे से पता था कि कैसी फिल्में चल सकती है और कैसी नहीं चलेगी, इसलिए उन्होंने आगाह किया था, पहले से उनको बता दिया था। पर वह तो एक आदर्शवादी भावुक कवि था,
जिसे अपार संपत्ति और यश तक की इतनी कामना नहीं थी जितनी आत्म संतुष्टि के सुख की अभिलाषा थी। तो ये उनको पता था, क्योंकि उनको आगाह कर दिया गया था कि ये फिल्म सफल नहीं होगा, तुम्हें नुकसान हो सकता है। लेकिन फिर भी वो जो थे शैलेंद्र, वो एक कवि थे जो भावुक कवि थे, उनके लिए भावनाएं सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी। वो आदर्शवादी भी थे, तो वो कोई ऐसी फिल्म तो बनाते ही नहीं जिसमें सिर्फ झूठा मसाला हो। वो कुछ ऐसा ही बनाते जिसमें कि कुछ भावनाएं दिखाई जाए, कुछ सच्चाई दिखाई जाए, कुछ उद्देश्य हो। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि उनको अपार संपत्ति और यश की कोई कामना भी नहीं थी, कोई इच्छा भी नहीं थी। उनके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी आत्मसंतुष्टि, कि उन्होंने जो काम किया वो काम उनको कितना संतुष्ट कर पाता है, कितना सेटिस्फाई कर पाता है, ये उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। इसलिए उन्होंने उस फिल्म को बनाया ही बनाया, ये जानते हुए भी कि ये फिल्म नहीं चलेगी। वो फिल्म उन्होंने बनाया क्योंकि उस फिल्म की कहानी से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और उनको पता था इस कहानी के बनने पर उन्हें संतुष्टि प्राप्त होगी। तीसरी कसम कितनी ही महान फिल्म क्यों ना रही हो, लेकिन यह एक सुखद सत्य है कि इसे प्रदर्शित करने के लिए बमुश्किल वितरक मिले। वितरक मतलब कि जो खरीदार होते हैं, फिल्म को खरीदते हैं, बेचते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर को कहते हैं वितरक। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया कि तीसरी कसम जो है फिल्म बहुत महान फिल्म रही। आज भी उसकी चर्चा की जाती है, उसके फिल्मांकन की, उसकी कहानी की, उसके एक्टिंग की आज भी चर्चा की जाती है। लेकिन फिर भी ये दुखद सत्य है, बहुत दुख देने वाला सच्चाई लेकिन है कि इस फिल्म को प्रदर्शित करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स बहुत मुश्किल से मिले थे। बावजूद इसके कि तीसरी कसम में राज कपूर और वहीदा रहमान जैसे नामजद सितारे थे और इसको इतना मुश्किल से डिस्ट्रीब्यूटर मिला था, ये जानने के बाद भी कि इस फिल्म में हीरो राज कपूर है, शोमैन, फिल्मों के बॉलीवुड के शोमैन थे और वहीदा रहमान जैसे नामी कलाकार इस फिल्म में थे, फिर भी इसको डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल रहे थे, वितरक नहीं मिल रहे थे। शंकर जयकिशन का संगीत था, जो कि उस समय के सबसे प्रसिद्ध संगीतकार थे, जिनकी लोकप्रियता उन दिनों 7वें आसमान पर थी, जिसमें मतलब वो इतने लोकप्रिय थे, 7वें आसमान में उनकी आवाज़ गूंजती थी। और इसके गीत भी फिल्म के प्रदर्शन के पूर्व ही बेहद लोकप्रिय हो चुके थे। ये फिल्म तीसरी कसम की जो गीत थे वो जब तक फिल्म प्रदर्शित हुआ था उससे पहले ही एकदम बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो चुका था, बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आ चुका था। लेकिन इस फिल्म को खरीदने वाला कोई नहीं था। मतलब ये फिल्म हर तरह से कमाई करने वाला था। फिल्म की कहानी बहुत सुंदर थी, उसके एक्ट्रेस बहुत अच्छे थे, फिल्म के जो संगीतकार थे शंकर जयकिशन, वो बड़े कमाल के संगीतकार थे जिनको कि सब बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। इस फिल्म के गाने बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध पहले से हो चुके थे, लेकिन फिर भी इस फिल्म को खरीदने वाला कोई नहीं था, डिस्ट्रीब्यूटर मिल ही नहीं रहा था। और जब खरीदेगा नहीं कोई फिल्म तो पैसा जिसने लगाया उसका नुकसान तो होना ही है। दरअसल इस फिल्म की संवेदना किसी 2 से 4 बनाने का गणित जानने वाले की समझ से परे थी। असल में इस फिल्म में इतनी संवेदनाएं थी, इतनी भावनाएं भरी हुई थी कि वो किसी बिजनेसमैन अर्थात 2 से 4 बनाने का गणित जानने वाला, यानी 2 पैसे लगाओ और 4 पैसे कमाओ के जो मैथ्स बनाता है, जो बिजनेसमैन होता है, वैसे बिजनेसमैन के समझ से परे थी, बाहर की बात थी। मतलब जो कि सिर्फ कमाई के लिए फिल्में खरीद रहा था कि 2 पैसे खर्च करेंगे और 4 पैसे मुझे मिलेंगे, 2 गुना करके मुझे पैसे कमाने हैं, जो बिजनेस के लिए सिर्फ फिल्में खरीदता था, उसके लिए इस फिल्म की संवेदना यानी भावनाएं जो हैं समझ पाना मुश्किल था। और जब तक उसे समझ नहीं आता तब तक वो खरीदता क्यों। उसमें रची बसी करुणा तराजू पर तौली जा सकने वाली चीज़ नहीं थी। इसलिए बमुश्किल जब तीसरी कसम रिलीज़ हुई तो इसका कोई प्रचार नहीं हुआ। फिल्म कब आई कब चली गई मालूम ही नहीं पड़ा। इसलिए जब इस फिल्म प्रदर्शित हुई, ठीक है, जब ये फिल्म बनी और रिलीज़ हुई तो कोई प्रचार भी नहीं हुआ इस फिल्म का, क्योंकि इसके जो निर्देशक थे वो बहुत ज़्यादा
फिल्मी थे नहीं, बहुत ज़्यादा इसमें आइडिया उनको था नहीं, तो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा प्रचार नहीं किया। जो डिस्ट्रीब्यूटर थे, खरीदार थे, उन्होंने खरीदना नहीं चाहा। तो इस फिल्म का रिलीज़ कब हुआ, ये फिल्म आई कब और कब वापस चली भी गई, फ्लॉप भी हो गई, किसी को पता भी नहीं चल सका। अब मैं सोचती हूँ कि ये जो वीडियो है ना, इसको यहीं पे छोड़ दूँ, क्योंकि जो पढ़ाने वाली हूँ मैं बहुत लंबा जाने वाला है, क्योंकि लाइनें इसकी थोड़ी सी मुश्किल है, आपको थोड़ा थोड़ा समझाना पड़ता है, इसीलिए फ़िलहाल मैं इसको यहीं पे छोड़ देती हूँ। और इसी वीडियो के साथ में जो पहले प्रश्न उत्तर वाला वीडियो मैंने बनाया हुआ है वो इसमें अटैच कर दूँगी, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूँगी, तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। और जल्दी ही मैं इस पार्ट का दूसरा भाग भी अपलोड ज़रूर करूँगी, इंतज़ार कीजिएगा। और अगर ये पार्ट आपको समझ में आता है तो वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा। फ़िलहाल के लिए बाय बाय, टेक केयर।